हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज है 14 जनवरी और रिसेंट में है जो DSSB का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं। और साथ ही साथ राजस्थान में पेपर है, अलग अलग जगह पेपर होने वाले हैं। तो जितनी भी क्लासेस हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल तो रहती ही हैं। साथ ही साथ जिनका MP में अपकमिंग टाइम में MP या फिर अदर स्टेट में अपकमिंग टाइम में आफ्टर CCH ट्रेनिंग के बाद जो पेपर होगा अलग अलग जगह होना है। पहले MCQ बेस्ड होता था, नाउअडेज कहीं कहीं पर थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम भी होने लगा है। डिपेंड करता है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पर। तो यहाँ पर आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो हमारे मेन फोकस्ड होंगे कम्युनिटी और गायनेकोलॉजी पर। और जो भी लोग इन पेपर्स के लिए अलग अलग एग्ज़ाम आपको देना है, मैं आपसे हर बार हर एक क्लास में एक चीज़ रिपीट करती हूँ कि आप कहीं का भी पेपर देते हैं उस जगह के अलावा भी आप कहीं और यदि किसी स्टेट के आपके पास पेपर्स अरेंज होते हैं तो उनको सॉल्व करके देखा कीजिए, क्योंकि हर एक स्टेट के पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपकमिंग टाइम में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें 2 या 3 है जो GK के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, रीजनिंग भी आती है। तो सब आपके जितने भी प्रीवियस पेपर होते हैं उनमें एज अ फॉर्मेट के तौर पे आपको अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी लोग इन पेपर सीरीज़ या PDFs को परचेस करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, सीरीज़ ओनली इंग्लिश में रहेंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपका ये रहा, जो कि हर एक एग्ज़ाम में बहुत आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मैनी एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड। एंटीनेटल विजिट कितनी ज़रूरी होती है। एंटीनेटल का मतलब होता है कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने तक के दौरान जो एंटीनेटल केयर जो चेकअप होते हैं प्रेगनेंसी में वो है यहाँ पर क्या कहलाते हैं, एंटीनेटल चेकअप और एंटीनेटल विजिट। और दूसरा आता है इंट्रानेटल, मतलब डिलीवरी के दौरान, लेबर के दौरान जो केयर की जाती है वो होगी आपकी इंट्रानेटल। आफ्टर द डिलीवरी से लेके 42 दिनों तक डिलीवरी के जो केयर आपकी चल रही है वो कहलाती है पोस्ट नेटल केयर। क्लियर, तीनों चीज़ याद रखें। एंटीनेटल मतलब बिफोर द डिलीवरी, इंट्रानेटल दैट मीन्स ड्यूरिंग द डिलीवरी, पोस्ट नेटल का मतलब होता है आफ्टर द डिलीवरी से लेके 42 दिनों तक जो केयर हो रही है वो क्या है, पोस्ट नेटल केयर। अब यहाँ पर एटलीस्ट कितनी एंटीनेटल विजिट की ज़रूरत है, 2, 3, 4 या फिर 6, कितनी विजिट की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, किसके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 4 विजिट की ज़रूरत होती है। कितनी, मिनिमम 4 विजिट की। पहली विजिट होती है फर्स्ट विजिट विदिन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, पहली विजिट कब होती है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। एज सुन एज जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी है, UPT किया या ब्लड टेस्ट कराया, पता चला प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो आपको क्या कराना है, चेकअप करना है विदिन 12 वीक के। दूसरी विजिट होती है 14 से 26 हफ्तों के बीच में। इसी दौरान 14 टू 26 वीक के टाइम पर डॉक्टर एंटी स्कैनिंग, एनामली स्कैनिंग विजिट होगी 14 और 26 विजिट में, 26 वीक की विजिट के टाइम पर। यहाँ पे आपकी इस टाइम पे एंटी स्कैनिंग नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी की जाएगी कि जो फीटस है उसकी नेक के बिहाइंड फ्लूइड एक्यूमुलेट तो नहीं हुआ, इकट्ठा तो नहीं हुआ। और 20 टू 24 वीक के बीच में की जाएगी क्या, एनामली स्कैनिंग, मतलब कि बच्चे को कुछ डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ एबनॉर्मेलिटी डेवलप तो नहीं हो रही। इनकेस ऐसा होता है तो डॉक्टर की परमिशन से MTP एक्ट के तहत है जो अबॉर्शन किया जा सकता है। तीसरी विजिट होती है 21 वीक से लेकर 34 वीक के बीच में। तीसरी विजिट की ज़रूरत कब होती है, 28 से 34 वीक की प्रेगनेंसी के बीच में। इस टाइम पे इसलिए टेस्ट किया जाएगा, आपको चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ेगी आपके क्लाइंट को, क्योंकि इस टाइम पे बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए। लास्ट होती है 36 वीक के बाद। कितना, 36 वीक के बाद और 36 वीक के टाइम पे, क्योंकि 36 वीक में, 37 वीक में तो टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर किया, 36 वीक तक के चेक किया जाएगा कि कुछ प्रीटर्म लेबर के साइन तो नहीं है या फिर कुछ और अदर डिफ़िकल्टी डेवलप तो नहीं हो रही हैं। क्लियर। मिनिमम कितनी विजिट की ज़रूरत होती है, 4।
आफ्टर दैट आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आफ्टर 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद कितने दिनों में चेकअप कराना चाहिए? एवरी वीक। या फिर ये पूछ सकते हैं 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, मंथ में पूछें 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एवरी 2 वीक में, और फिर जैसे ही 37 वीक कंप्लीट होते हैं, जैसे ही 37 और 38 वीक कंप्लीट होते हैं तो हर हफ्ते, जैसे हर हफ्ते चेक कराने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरी नीड्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक गर्भवती महिला को कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी? 300, 100, 200 या फिर 400? कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़ेगी? प्रेगनेंसी की बात की जा रही है। तो यदि यहाँ पर आपको ट्राइमेस्टर वाइज पूछें, क्या है, ट्राइमेस्टर वाइज पूछें, तब आंसर आप अलग देंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछा तो आपको कहना कुछ भी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूछें तब आपको अलग आंसर करना, और थर्ड में पूछें तो अलग, फिर लैक्टेटिंग में पूछें तो अलग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि एक्स्ट्रा कैलोरीज की, तो प्रेगनेंसी में ज़रूरत कितनी पड़ेगी? 300 की। यदि यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है तो कितना? 300 किलो कैलोरीज पर डे। और एक एवरेज सिंगलेटन प्रेगनेंसी, मतलब गर्भाशय में, यूट्रस में एक सिंगल फीटस डेवलप हो रहा है, तो 10 से 11 किलोग्राम तक, या फिर ऑप्शन में आपको 10 भी हो 11 भी है, एग्जाम देते हैं आप तो आप हमेशा 11 kg को मार्क कीजिए, 11 kg को मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपको 11 किलोग्राम, 10 से 11 किलोग्राम तक एक एवरेज वेट गेन होना चाहिए नॉर्मल सिंगलेटन प्रेगनेंसी में। यदि ट्विन है तो वेट ज़्यादा बढ़ सकता है। कैलोरीज की बात करें तो यदि डायरेक्ट पूछे कितनी कैलोरी, तो 300 किलो कैलोरी पर डे। कितना? 300 किलो कैलोरी पर डे। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछे तो आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं, जितनी कैलोरी ले रहे हैं, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो कि एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट पूछे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नन ऑफ दी अबव हो, तो आपको कहना है 1800 कैलोरीज। इसी में फिर आपको इंक्लूड कर देना है सेकेंड में 2200, फिर 200 और बढ़ जाएगी थर्ड ट्राइमेस्टर तक, तो 2400 किलो कैलोरी पर डे ज़रूरत पड़ेगी। बात करें आयरन और फॉलिक एसिड की, तो ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो डेली की हम बात करें 100 mg पर डे आयरन, और फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। कितना? 100 mg आयरन, 500 mcg फॉलिक एसिड पर डे ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फॉलिक एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ती प्रेगनेंसी में? क्योंकि जो फीटस है आफ्टर कंसीव करने के बाद, या जब कंसीव करना चाहते हैं आप, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे। वो इसलिए दी जाती हैं कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट किया जा सके। आफ्टर कंसीव करने के बाद बच्चे का जो फर्स्ट डेवलपिंग पार्ट होता है वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। और उसको बनने के लिए फॉलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँ के शरीर में फॉलेट होता है, लेकिन इनकेस नहीं रह पाया, इसीलिए आपको बाहर से दिया जाता है, ताकि जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको आप स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आयरन क्यों दिया जाएगा? एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आयरन और फॉलिक एसिड का डोज याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टू यूज द कैलकुलेट द ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या फिर एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? फ्रॉम LMP, फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड, बेस्ड ऑन एमनोरिया या फिर नन ऑफ द अबव। ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा, ईडीडी को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है? एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए वो किया जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब है कि आपके 1 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं। आपके मान लीजिए 14 दिसंबर से पीरियड्स स्टॉप हैं आपके क्लाइंट के, 14 दिसंबर से पीरियड्स नहीं आए हैं। लास्ट उसका जो पीरियड आया था, कब आया था? 14 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद उसके पीरियड्स नहीं आए। जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हुआ था उस दिन का पहला दिन से काउंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर LMP का मतलब होगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन। यहाँ पे याद रखना आपको, LMP में क्या है? फर्स्ट डे ऑफ LMP। क्या है? फर्स्ट डे ऑफ LMP में फिर आप 9 मंथ ऐड कीजिए प्लस 7 डेज इंक्लूड कीजिए, इक्वल टू क्या आएगा? EDD।
याद रखना है आपको एग्जाम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए। उसमें 9 महीने जोड़ना है प्लस 7 दिन आपको जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला किसका है, ये आता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला किसका है, नेगल्स। क्या है, नेगल्स रूल। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ। क्या है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो एनीमिया हो रहा है किसके कारण होता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के कारण, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन मदर्स लिवर, डिक्रीज डाइटरी इनटेक या फिर नन ऑफ द अबव। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया की बात की जा रही है प्रेगनेंसी में, तो ये किसके कारण होता है, ये होगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण। किसके कारण, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण। जो अपकमिंग बेबी डेवलप हो रहा है उसको भी ब्लड की ज़रूरत है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा जिसके कारण प्रेगनेंसी में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसीलिए हर एक एंटीनेटल विजिट में आपका ब्लड शुगर के साथ साथ हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन क्या है, कोलेन, फीटल मूवमेंट, हैगर साइन या फिर मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, कुलिन साइन पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलेगा। जो पॉजिटिव साइन है वो होगा यहाँ पर फीटल मूवमेंट। क्या होगा, फीटल मूवमेंट। 3 तरीके के साइन होते हैं, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव एंड पॉजिटिव। पहला क्या होता है, प्रोबेबल साइन, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि प्रेग्नेंट है। फिर आता है प्रिजम्पटिव, आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पॉजिटिव में आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, वो चेक करेगा और जो चीज़ें यूएसजी और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट और फीटल मूवमेंट 3 चीज़ें क्लियर करेंगी कि प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव है। बेस्ड ऑन द ऑप्शन आपका आंसर होगा फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन से हैं, इक्लेम्सिया, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है वो कौन से हैं, प्रेगनेंसी का जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर एक होता है इक्लेम्सिया, दूसरा होता है प्री इक्लेम्सिया। याद रखना है इक्लेम्सिया एंड प्री ECLMPSI, इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया के पहले की स्टेज, प्री मतलब पहले। प्री इक्लेम्सिया में कभी भी कन्वल्जन्स नहीं आते हैं लेकिन इक्लेम्सिया में आ जाते हैं, और इसको प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए ड्रग यूज़ होती है, वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, Mg। यदि DOC इसकी पूछें तो क्या है, MgSO4। याद रखना है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट वन, फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। TT का पहला इंजेक्शन कब दिया जाएगा, 12 हफ्तों में, 16 हफ्ते में, 20 वीक में कि 24th वीक में। टेटनस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन दिया जाता है, TT वैक्सीन किया जाता है, TT का जो वैक्सीन है वो पहला वैक्सीन कब दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 4th मंथ में, मतलब कि 16th वीक की प्रेगनेंसी में। कब, 16 वीक की प्रेगनेंसी में। फिर 1 हफ्ते का ब्रेक दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, और आफ्टर द 1 मंथ सेकेंड डोज भी दिया जाएगा। 2 दिए जाते हैं TT के, इंट्रामस्कुलर रूट से। कहाँ पे, इंट्रामस्कुलर रूट से अपर आर्म में दिए जाएंगे, डेल्टॉइड मसल्स में। कब, 16 वीक की प्रेगनेंसी में, और फिर इसके बाद 1 महीने का ब्रेक देके और 4 वीक का ब्रेक देके, गैप देके, मतलब कि फिर दूसरा डोज है जो इंजेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस वेल द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो फंडल हाइट पूछी है, क्या है, फंडल हाइट है यूट्रस की, अम्बलाइकस तक कब पहुंच जाएगी, 20 हफ्तों में, 24 हफ्तों में, 26 वीक में कि 36 वीक में। कितने वीक की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट है जो अम्बलाइकस तक पहुंचेगी। फंडल हाइट मतलब यूट्रस है जो यूट्रस अम्बलाइकस तक, नाभि तक कब पहुंचेगा, तो वो होगा 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी में। इसे याद रखें। प्यूबिस सिम्फाइसिस, क्या है, प्यूबिस सिम्फाइसिस 16 हफ्तों में। यदि 12 वीक की बात करें हम, तो अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस बट बिलो द
अम्लाइकस, क्लियर। अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस बट बिलो द अम्लाइकस। 16th वीक की बात करें हम, 3 फिंगर बिट अबव द सिम्फाइसिस, 12 में होगी 2, 3 फिंगर होगी कब, सिम्फाइस अबव द सिम्फाइसिस, लेकिन बिलो द अम्लाइकस तक ही रहेगी। 20 में बिलो द अम्लाइकस, 24 में कब पहुंचेगी, अम्लाइकस तक, कितना 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी में नाभि तक। 28 में नाभि से 3 फिंगर ऊपर। 32 में अम्लाइकस और एक्सीफॉइड के बीच में रहेगा। 36 में कोस्टल आर्च का मतलब है यहाँ पर एक्सीफेस्टर्नम तक, चेस्ट तक पहुँचेगी हाइट। आफ्टर दैट नीचे की तरफ जाएगी। 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद नीचे की तरफ जाएगी फंडल हाइट। यहाँ पर क्योंकि बेबी इंगेज्ड होता है इसलिए तो वो कहलाता है क्या, लाइटनिंग। क्या कहलाएगा, लाइटनिंग। और होता है कब, आफ्टर 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। नेक्स्ट वन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। तो सर्वाइकल स्मीयर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, फोर्सेप्स, वेजाइनोस्कोपी, वेंटोस या फिर एरेस स्पैटुला। तो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सर्वाइकल स्मीयर के लिए वो होता है एरेस स्पैटुला। इस तरीके से एक ब्रश यूज किया जाएगा, उस ब्रश के थ्रू यहाँ पे जो एरेस स्पैटुला है इसमें सैंपल कलेक्ट किया जाएगा सर्विक्स से, किसकी स्क्रीनिंग के लिए, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो क्या है, वो HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या है, HPV वायरस। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाएगा, पार्टोग्राफ स्टार्ट किया जाता है। एक्टिव फेज का मतलब है कि जब सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर तक, कितना, 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाए तब। यहाँ पर ये देखिए हमने पढ़ा कि जो एक्टिव फेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, उसमें क्या किया, पार्टोग्राफ स्टार्ट किया। एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर और ज़्यादा से सर्विक्स डायलेट हो जाती है तब। अब यहाँ पर जो सर्वाइकल डायलिटेशन है, डिसेंट ऑफ फीटल हेड है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, सभी चीज़ें, दैट मीन्स हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लेबर की प्रोग्रेस को असिस्ट करने के लिए पार्टोग्राफ है जो किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इसकी 3 फेज होती है। फर्स्ट होती है लेटेंट फेज, जो कि माइल्ड और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और इसमें सर्विक्स 0 से 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। दूसरी होती है 6 से 8 घंटे की होगी, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। फिर आता है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। तो एक्टिव फेज में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे, सर्विक्स 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। ट्रांजिशनल फर्स्ट स्टेज की जो थर्ड फेज है वो होती है ट्रांजिशनल फेज, जिसमें सर्विक्स 7 से लेके 10 सेंटीमीटर कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। आफ्टर दैट आती है सेकेंड स्टेज, जिसमें बेबी बाहर आएगा। सबसे पहले हेड, जिसको हम क्राउनिंग कहेंगे। क्राउनिंग कब होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। फिर आएगा आफ्टर दैट प्लेसेंटा। बेबी एक्सपल्सन के बाद से लेके प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक जो स्टेज होती है वो कहलाती है तीसरी स्टेज लेबर की। और यदि प्लेसेंटा 30 मिनट के अंदर, बेबी बाहर आने के बाद से लेकर 30 मिनट के अंदर तक बाहर नहीं आता है, तब हम क्या कहेंगे इसको, रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहा जाएगा, रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर बाय मैनुअल व फंडल मसाज के थ्रू या फिर कुछ अदर मैकेनिज्म के थ्रू प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको पार्टोग्राफ समझ में आ गया हो और तीनों स्टेज लेबर की समझ में आ गई हो। तीनों स्टेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं फर्स्ट स्टेज से। तो फर्स्ट में मेनली यदि फेज आती हैं तो आप यहाँ पे याद रखना है लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल। लात के नाम से भी आप याद रख सकते हैं इनका सीक्वेंस है LAT। तो यहाँ पर लेटेंट में क्या होगा, सर्विक्स कॉन्ट्रैक्शन स्लो आएंगे, 0 से 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन होगा। मेनली डायलिटेशन पूछते हैं। एक्टिव में आपको डायलिटेशन पूछेंगे और ट्रांजिशनल भी लास्ट फेज होती है ट्रांजिशनल, जिसमें सर्विक्स पूरे तरीके से डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परपीरियम स्टार्ट्स विथ। तो परपीरियम कब से स्टार्ट होता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस से, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से, कि ऑनसेट ऑफ लेबर से। तो परपीरियम पीरियड आपने पढ़ा है कि बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके जो 6 महीने तक का पीरियड होता है, कितना 6 वीक तक का पीरियड होता है, या फिर हम ये कहें कि 42 डेज का पीरियड होता है, वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर एक्सपल्सन ऑफ क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा।
तो डिलीवरी के बाद से लेके यहाँ पर ये भी आपको आ सकता है प्लेसेंटा की जगह डिलीवरी, क्योंकि लेबर की प्रोसेस में तो सर्विक्स डायलेट होने से लेके प्लेसेंटा के बाहर आने तक की स्टेज इंक्लूड होगी। फिर उस प्लेसेंटा के बाहर आने से लेके जो 42 दिनों का ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा आपका परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है कि फीटस और प्लेसेंटा दोनों है तो आप प्लेसेंटा को मार्क कीजिए, क्योंकि जो स्टेज ऑफ लेबर है वो कंप्लीट होने के बाद से ही परपीरियम पीरियड स्टार्ट होगा। और स्टेज ऑफ लेबर कब कंप्लीट होगी? जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। तो ये परपीरियम पीरियड कब से स्टार्ट होगा? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा से लेके 42 दिनों तक या फिर 6 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। इस परपीरियम पीरियड में माँ के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होंगे। कुछ रीजन से तब ये नहीं हो पाते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं? सब इन्वोल्यूशन, स्पेशली जब यूट्रस वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन ऐसी प्रोसेस है, यूट्रस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। इन्वोल्यूशन मतलब क्या है? नॉर्मली यूट्रस प्रेगनेंसी के बाद से लेके नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब यदि किसी रीजन से यूट्रस वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है तब हम उसको कहेंगे सब इन्वोल्यूशन। और इसका मेन रीज़न है जो होता है वो होता है अटोनोसिटी। कुछ अलग अलग केस में अलग अलग रीज़न होते हैं, बट बेस्ड ऑन यदि एक सिंपल केस की बात करें तो यूट्रस मसल्स की जो टोन है उसमें यदि वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तब सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज इन्वोल्यूशन नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस और जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होंगे? नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होंगे। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। परपीरियम पीरियड की कौन सी स्टेज को रिमोट स्टेज कहा जाता है? विदिन 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज, अप टू 6 वीक, या फिर नन ऑफ द अबव। किस पीरियड को रिमोट स्टेज कहा जाएगा? वो भी परपीरियम स्टेज में, परपीरियम पीरियड में। तो यहाँ पर परपीरियम पीरियड में किस स्टेज के लिए रिमोट स्टेज कहा जा रहा है? तो वो कहलाएगी यहाँ पे कौन सी? अप टू 6 वीक्स तक की। कितनी? अप टू 6 वीक की। ये देखिए स्टेज ऑफ परपीरियम। स्टेज ऑफ परपीरियम जैसे अभी आपने फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज की पढ़ी, वैसे ही परपीरियम में मतलब प्लेसेंटा बाहर आ गया है, उसके बाद से जो परपीरियम पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 6 वीक का टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें 42 दिनों का ड्यूरेशन दिया गया है। तो अब इन 42 दिनों में जो फेज वाइज यहाँ पे बताया गया है एक होता है इमीडिएट परपीरियम। क्या है? इमीडिएट परपीरियम या फिर पोस्ट पार्टम पीरियड। तो यहाँ पर द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है, यहाँ पर ये देखिए जो पार्चुरेशन लिखा है इसका मतलब होता है कि बेबी की डिलीवरी हो गई है। जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो बेबी सर्विक्स डायलेट होने के बाद से लेके जो बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी बाहर आया है वो जन्म देना हो गया है पार्चुरेशन प्रोसेस। तो आफ्टर 24 आवर पार्चुरेशन व्हेन एक्यूट पोस्ट एनेस्थेटिक और पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में अकर। तो इस टाइम पर एनेस्थीसिया के कारण या फिर कुछ पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो क्या है? इमीडिएट परपीरियम। फिर आता है अर्ली, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ पोस्ट पार्टम पीरियड के पहले वीक को ही क्या कहा गया? अर्ली। लास्ट आता है रिमोट, विच इंक्लूड द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन थ्रू द 6 वीक पोस्ट पार्टम। तो यही कि रिमोट परपीरियम का मतलब क्या है? जब 42 डेज और 6 वीक अप टू 6 वीक तक है जो पोस्टपार्टम पीरियड, इसमें पूरे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं, वो कहलाएगी आपकी क्या? रिमोट स्टेज। जो फर्स्ट है यहाँ पर 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो इमीडिएट परपीरियम में आएगा। दूसरी है अर्ली अप टू 7 डेज, तो ये आएगी आपकी किस में? अर्ली परपीरियम में। यदि रिमोट स्टेज पूछें तो अप टू 6 वीक। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? ये है आपका इमीडिएट परपीरियम। सेकंड ऑप्शन है अर्ली परपीरियम। थर्ड ऑप्शन है रिमोट स्टेज। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेज। यदि किसी कारण से यूट्रस वापस से अपने नॉर्मल शेप में नहीं जा पाती है तो वो क्या कहलाएगा? इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो यूट्रस यदि नॉर्मल से अपने वापस शेप में नहीं जा पाती है तो वो कहलाएगा सब इन्वोल्यूशन। क्या कहलाएगा? सब इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब है कि वापस चली गई, सब इन्वोल्यूशन जोड़ दिया तो मतलब कि वापस से नहीं जा रही है। इसके कुछ कारण होते हैं। ग्रैंड मल्टीपैराइटी, मतलब 4 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो गई हो। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस एज इन ट्विंस एंड हाइड्रोमनियोस, यदि हाइड्रोमनियोस या फिर ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो भी। मैटरनल हेल्थ के कारण भी। सिजेरियन डिलीवरी में यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है तो, या फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, या फिर रिटेंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब रिटेंड प्लेसेंटा हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया। कुछ भी रीजन हो सकते हैं सब इन्वोल्यूशन के लिए, स्पेशली यहाँ पे जो बताए गए हैं वो। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या है लैक्टेशन के लिए? मेटक्लोप्रामाइड, सकिंग, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन। तो दोनों मेडिसिन के आपने नाम सुने होंगे, एग्जाम में आपको आती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इन मेडिसिन का क्या यूज़ है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या है लैक्टेशन के लिए? वो होता है सकिंग। क्या है? सकिंग। बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा उतना ज़्यादा उसको ब्रेस्ट मिल्क आएगा। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन। और किस तरीके से लैक्टेशन क्या करेगा? सकलिंग यहाँ पर हेल्प करेगा। तो यहाँ पर लैक्टेशन की 5 स्टेज होती हैं। एक होती है मेमोजेनेसिस। क्या है? मेमोजेनेसिस की जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट, जब ब्रेस्ट फंक्शनल स्टेट में आए तब। दूसरा लैक्टोजेनेसिस, जब ब्रेस्ट मिल्क में मिल्क का सिंथेसाइजेशन और सीक्रेशन हो। कहाँ पर? एल्वियोलाई में। फिर होता है गैलेक्टोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब मिल्क का बाहर आना। जब बेबी सक करेगा तब क्या होगा? गैलेक्टोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। गैलेक्टोपोइसिस, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। गैलेक्टोपोइसिस में क्या होगा कि जो मिल्क गैलेक्टोकाइनेसिस में बाहर आ रहा है, जब बेबी सक नहीं करता है तो उस टाइम पे मिल्क अपने आप तो बाहर नहीं बहता रहेगा, तो उस प्रोसेस को स्टॉप करना वो क्या है? गैलेक्टोपोइसिस। फिर आती है इन्वोल्यूशन। क्या है? इन्वोल्यूशन। जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराओ अपने बच्चे को, लेकिन 6 महीने एक्सक्लूसिव रहे। आफ्टर दैट क्या होगा? जो ब्रेस्ट है वो वापस से एट्रोफी देखने को मिलेगी, साइज है जो छोटा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आप नर्सिंग मदर के यदि बात करते हैं, लैक्टेटिंग मदर के। तो यहाँ पर वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? इन्वोल्यूशन, जिसमें रिग्रेशन होगा और एट्रोफी देखने को मिलेगी किसमें? लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट में। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगा लैक्टेशन के लिए वो क्या होगा? सकिंग। कि बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा ब्रेस्ट से उतना मिल्क बाहर आएगा। अब मिल्क बनाने के लिए ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या है? यहाँ पर ये देखिए आपको पूछा जा सकता है। सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट टू एल्वियोलाई। तो यहाँ पर ब्रेस्ट एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसाइजेशन कौन करेगा? तो यहाँ पर हेल्प करेगा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। एग्जाम में आता है लैक्टोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? प्रोलैक्टिन। फिर गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस में कौन हेल्प करेगा? मिल्क इजेक्शन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स जिसको हम कहेंगे, तब करेगा ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? आपको ये दोनों चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, लैक्टोजेनेसिस या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो होगा प्रोलैक्टिन, और मिल्क इजेक्शन के लिए या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए तो होगा ऑक्सीटोसिन। A case of 28 weeks of pregnancy with pain and bleeding diagnosis is। तो यदि 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका क्या डायग्नोस निकल के आएगा? प्रीमेच्योर लेबर, थ्रेटेंड अबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज। तो यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी में यदि क्या हो रहा है आपको? ब्लीडिंग हो रही है, पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो अब यहाँ पर आपके क्या होते हैं? 2 पॉइंट तो साइड हो जाएंगे। फर्स्ट आता है प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी दर्द के साथ ब्लीडिंग नहीं होती है। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। थ्रेटेंड अबॉर्शन में पेन होगा, लेकिन 28 वीक की प्रेगनेंसी तक वेट नहीं किया जाएगा यहाँ पर है, और जल्दी ब्लीडिंग होगी, पेन होगा। फिर यहाँ पर आता है प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर में 36 वीक के पहले ब्लीडिंग होगी,
एमनियोटिक फ्लूइड भी इवन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, दर्द के साथ में ब्लीडिंग हो, तो वो कहलाएगी आपकी एक्सीडेंटल हेमरेज। क्या कहलाएगा? एक्सीडेंटल हेमरेज। आपको यहाँ पर इसमें इतना कंफ्यूजिंग पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है। थ्रेटेंड अबॉर्शन होगा, 21 वीक तक वेट नहीं किया जाएगा, इवन 20 वीक्स तक ही हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी कि दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग हो रही है। फिर आता है प्रीमेच्योर लेबर, तो यहाँ पे 36 वीक के पहले या फिर 36 वीक तक ही होगी जो, तो कहलाएगी प्रीमेच्योर लेबर। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी, लेकिन प्रीमेच्योर लेबर में पहले आपको एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा एक्सीडेंटल हेमरेज। क्लियर है? और जो प्लेसेंटा प्रीविया सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इसका मेन साइन आप याद रखें कि वेजाइनल ब्लीडिंग होगी लेकिन बिना किसी पेन के, दर्द के। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर डिलीवरी द डोज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन D3 इज। तो डिलीवरी के बाद है जो विटामिन D3 और कैल्शियम का कितना डोज दिया जाएगा? 1 टैबलेट अ डे फॉर 6 मंथ, 2 टैबलेट अ डे फॉर 6 मंथ, 2 टैबलेट डे फॉर 9 मंथ या फिर 3 टैबलेट डे फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर 6 महीने तक ये दी जाती हैं और 2 टैबलेट दी जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट की 2 टैबलेट 6 महीने तक विटामिन D3 के साथ में दी जाती हैं। इस तरीके से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। अभी मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि यही आपको दी जाए। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट सभी केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा किसी एक को छोड़कर। प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट को स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है। और ये कुछ केस में क्या होता है कि यदि किसी में प्रीमेच्योर बर्थ के साइन रहे हो, प्लेसेंटा प्रीविया रहा हो या फिर वासा प्रीविया, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जिसमें आप ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या रहेगा? यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं रहेगा। क्या है? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन हुए हैं तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है जो नहीं किया जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कि प्लेसेंटल इनसफिशियंसी तो नहीं है, किसी भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को लेके कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर इस टेस्ट के थ्रू पता किया जाएगा कि जो फीटल का वेट है या फिर तो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो झेलने की कंडीशन में है या नहीं। तो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट यदि प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री रही हो तब नहीं किया जाएगा। इसके पहले 2 सर्जरी LSCS के थ्रू बेबी हुआ हो तब भी नहीं किया जाएगा, या फिर मल्टीपल जेस्टेशनल रहे हो तब भी नहीं किया जाएगा। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो सर्वाइकल ओस है वहाँ पर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जिसके कारण प्रीमेच्योर बेबी तक हो सकते हैं, सर्वाइकल सर्कुलेज के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है, तो इस केस में भी नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो OCT टेस्ट है जो किया जा सकता है, जिसमें एटलीस्ट 3 से 10 मिनट तक, जिसको एक तरीके से हमें कहेंगे निपल इसमें ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में क्या किया जाता है, निपल स्टिमुलेशन करके चेक किया जाता है कि एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन 3 से 10 मिनट के अंदर आते हैं या नहीं, 3 कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट 10 मिनट के अंदर आते हैं नहीं। तो यहाँ पर ब्रीच प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, बाकी ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं तो इसमें नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वूमेन। ये आपकी नर्सिंग का टॉप का क्वेश्चन है, किसी भी ANM GNM BSc या फिर हर एक एग्जाम में आपको आ सकता है कि हीमोग्लोबिन वैल्यू कितने से कम हो प्रेगनेंसी में, तब हम इसको एनीमिया कंसीडर करेंगे। जब हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11% हो, 12% हो, 9% हो कि 13% हो,
तो यदि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम हो तब उस केस को आप एनीमिया कंसीडर करेंगे। इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी भर फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट दी जाती हैं ताकि माँ बच्चे दोनों को हम एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें, स्पेशली माँ को, क्योंकि ब्लीडिंग होगी डिलीवरी के टाइम पर और माँ को एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। तो यहाँ पर और ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्रेगनेंसी टाइम उसमें भी एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन वैल्यू 9 से कम हो, क्या हो, 9 से कम हो, तब इस केस को आप क्या कहेंगे, एनीमिया। तो अकॉर्डिंग टू WHO के तो यहाँ पे कंसीडर तो किया जाता है 11 को, कितने को, 11 को कंसीडर किया जाएगा कि जब हीमोग्लोबिन वैल्यू कितनी हो, 11 से कम हो तब कंसीडर किया जाएगा इसको। लेकिन एक इसमें आएगा आपका माइल्ड टू मॉडरेट। यहाँ पे स्टार्टिंग तो होती है आपकी माइल्ड से ही, इसीलिए मैंने यहाँ पे 9% को ऐड किया। और WHO की जो टेबल है जो रिलीज़ की गई थी कि एनीमिया कब कंसीडर किया जाएगा, तो यदि हीमोग्लोबिन वैल्यू लेस देन 11 ग्राम पर DL हो तब इसको क्या कहेंगे हम, एनीमिया। लेकिन 9 से 11 कितना, 9 to 11 तक होता है तभी माइल्ड में चला जाएगा आपका। मॉडरेट में 7 to 9, सीवियर में 4 to 6.9 और सीवियर में वेरी सीवियर एनीमिया में लेस देन 4 ग्राम पर DL। ऐसे केस में सीवियर और वेरी सीवियर एनीमिया में टैबलेट काम नहीं करती है, इंजेक्टेबल आयरन आपको एडमिनिस्टर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द हाई रिस्क ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइज एट हाई रिस्क। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। G2P1 A0 L1 38 वीक विथ प्रीवियस LSCS, G1 P0 A0 L0 34 वीक्स विथ प्री एक्लेम्सिया, G1 P0 A0 L0 38 वीक्स एंड हाइट 156 सेंटीमीटर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो अब यहाँ पे आपको उतना अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपको पता होंगी तो आप बता सकते हैं कि किस केस में चांस रहेंगे। तो यदि पहले LSCS हुआ हो, 38 वीक की प्रेगनेंसी हो, एक लाइव चिल्ड्रन हो, प्रेजेंट में एक हो, सेकेंड टाइम आप ग्रेविडा हैं, तो पहले LSCS हुआ है तो हाई रिस्क में चला जाएगा। प्री एक्लेम्प्टिक है मदर तो भी हाई रिस्क में जाएंगे आप, एक्लेम्प्टिक है तो जाएंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो जाएंगे, या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया दोनों रहती हैं तो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर और यदि माँ को जो बेबी की पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में या नहीं, एमनियोटिक पॉलीहाइड्रोमनियास या फिर हाइड्रोमनियास की सिचुएशन तो नहीं है, तो ये सब हाई रिस्क में जाएंगे। लेकिन G1 मतलब ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, ना उसकी कुछ अबॉर्शन हुए हैं ना लिविंग चिल्ड्रन है, और जो हाइट है अच्छी है 156 सेंटीमीटर, 5 फीट से ज़्यादा है लेडी हाइट उसकी, दैट मीन्स क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगा। और क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा है जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई नहीं होगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए आप मैटरनल एज जब 16 साल से कम हो या फिर 35 साल से ज़्यादा हो, दैट मीन्स टीनेजर प्रेगनेंसी या फिर एल्डरली प्रेगनेंसी। क्लियर है, टीनेजर मतलब एडोलेसेंट पीरियड में 18 साल के पहले ही प्रेग्नेंट हो जाना, टीनेजर प्रेगनेंसी में आएंगी। यदि क्रोनिक डिसीज़ हो, कोई बीपी बढ़ता हो, डायबिटिक हो, रीनल डिसीज़ या फिर थायराइड डिसऑर्डर हो तो वो भी हाई रिस्क में जाएंगी। प्री एक्लेम्सिया में हो, एक्लेम्सिया हो, RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो, या फिर पहली हिस्ट्री जो प्रीवियस हिस्ट्री रही हो कि यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, इसको हम स्टिल बर्थ कहेंगे, वो हिस्ट्री रही हो तो भी हाई रिस्क में जाएगा। IUGR हो, यदि बेबी ग्रोथ रिटार्डेड हो तब भी रहेगी। मतलब कि मल्टीपल जेस्टेशन 2 से ज़्यादा हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस रही हो पहले हिस्ट्री, तो ये सभी चीज़ें यदि रही हो तब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाएंगी। लेकिन 38 वीक का जेस्टेशनल पीरियड, 156 सेंटीमीटर हाइट है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो यहाँ पे कोई हाई रिस्क नहीं रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी। तो पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो डिलीवरी के कितने टाइम के बाद इंसर्ट की जाएगी, विदिन 72 आवर, विदिन 48 आवर, विदिन 7 आवर या फिर विदिन 14 आवर। तो PPIUCD को डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ केस में 10 मिनट के बाद ही कर सकते हैं कि प्लेसेंटा बाहर आया उसके बाद, या फिर किसी में 48 घंटों के बाद। फिर यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ट्रांस सिजेरियन सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर डिलीवरी के 4 वीक के बाद भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले PPIUCD 2007 से इंसर्ट करना स्टार्ट की गई थी, इसके पहले इसको इंसर्ट नहीं किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट वन इज न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो नई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, वो कौन सी है? ऑप्शन में है यहाँ पर छाया, माला डी, माला एन या फिर अंतरा, ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नॉन हार्मोनल मतलब जिसमें हार्मोन्स नहीं है, और क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, गवर्नमेंट में अवेलेबल है। माला डी है, माला एन है, अंतरा है, लेकिन छाया सेंट्रोक्रोमन है, यहाँ पर इसमें कोई भी हार्मोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जो नई इंट्रोड्यूस की गई है वो है अंतरा। अंतरा प्रोग्राम के तहत DMPA, जो DMPA है 3 महीने में इंजेक्ट की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है। छाया वंस अ वीक की जाती है, ध्यान से देखिए, छाया वंस अ वीक पिल है, हफ्ते में एक बार एक पिल लेना है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है जो कि लैक्टेटिंग मदर के लिए है। जो न्यू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत नई कॉन्ट्रासेप्टिव इंड्यूस की गई वो बताई जा रही हैं कि यदि नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछे तो वो छाया सेंट्रोक्रोमन गवर्नमेंट में अवेलेबल है जो हॉस्पिटल है। अंतरा जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नई लाई गई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसमें क्या है DMPA जो कि हर 3 महीने में इंजेक्ट की जाने वाली इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। छाया पिल में आएगी, नॉन हार्मोनल है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल या फिर मिनी पिल जिसको हम कहेंगे होगी लैक्टेटिंग मदर के लिए। क्लियर? और यहाँ पर जो माला डी और माला एन है ये तो आती हैं एग्जाम में आपको। इसमें इथेनॉल लेवोनोजेस्ट्रॉल एंड इथेनॉल एस्ट्रॉइडल का डोज आपको पूछा जा सकता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है यहाँ पर इसने 2 टाइप की लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लाई थी, कौन सी, माला एन और माला डी। इनके बीच में एक ही सिंपल सा डिफरेंस है, वो ये है कि दोनों का जो कंपोजिशन है, जो हार्मोनल कंपोजिशन है वो सेम है। लेवोनोजेस्ट्रॉल 0.15 mg और इथेनॉल एस्ट्रॉइडल 0.03 mg है। माला डी, माला एन दोनों के पैकेज में टोटल 28 पिल्स आती हैं, जिसमें 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रहेंगी, 7 ब्राउन फिल्म रहेंगी जो कि आयरन की फेरस फ्यूमरेट रहेंगी, जिसमें 60 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा। अब यहाँ पर एक ही सिंपल सा डिफरेंस है कि माला एन फ्री सप्लाई की जाती हैं, जबकि माला डी को 3 रुपये में मार्केट प्राइस पे भी अवेलेबल किया जा सकता है। क्लियर है? इसका एक ही डिफरेंस यही है कि माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि माला डी को 3 रुपये पर पैकेट के हिसाब से खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द What is the term used to define care given to baby who required only initial step of resuscitation? तो कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा जब बच्चे को इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन किया जा रहा हो? रूटीन केयर, ऑब्जर्वेशनरी केयर, पोस्ट रिससिटेशन केयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो बेबी को तुरंत रिससिटेट किया जा रहा है, तो जो स्टेप है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशनरी केयर या फिर ऑब्जर्वेशन केयर। यहाँ पर इनिशियल स्टेप होते हैं रिससिटेशन के, वो क्या होते हैं? हीट लॉस प्रिवेंशन। सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, यदि आपने ड्यूटी की हो हॉस्पिटल में, लेबर रूम में, लेबर वार्ड में, तो यहाँ पर जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसको कॉर्ड कट करने के पहले ही उसको पूरा एक टॉवल में रैप कर दिया जाता है। क्यों? ताकि हम बेबी को हीट लॉस से बचा सकें। यहाँ पर प्लेस ऑन वार्मर में रख सकते हैं, ड्राई द न्यूबॉर्न कर सकते हैं, रिमूव वेट टॉवल। सेकंड होता है आपका ओपनिंग ऑफ एयरवे। बेबी का सबसे पहले जो बेबी को जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसको क्या किया जाएगा? सक्सनिंग की जाएगी। एयरवे ओपन करने के लिए सक्सनिंग की जाएगी, और जो सक्सनिंग पहले होगी मुंह में, देन नोज में। क्यों? ताकि जो भी फ्लूइड भरा हो एस्पिरेट ना कर पाए, इसीलिए सक्सनिंग पहले आप मुंह में करेंगे, देन नोज में करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ी तब इंट्यूबेट करेंगे बेबी को।
फिर इन्फेंट का आप ब्रीदिंग, हार्ट रेट, कलर मतलब अबगार स्कोरिंग पूरा चेक करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन केयर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न। तो फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड कितने दिनों के बाद अपने आप गिर जाएगी? 0 to 3 डेज में, 3 से 5 दिन में, मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 14 डेज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप से कब गिर जाती है? 3 से 5 दिन के अंदर ही। कैसे? 3 से 5 दिन के अंदर ही। अब एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड है जो बेबी के अम्बिलिकस में लगी हुई है आफ्टर डिलीवरी के बाद, यदि बेबी ने कुछ अपने हाथ से ही कुछ बच्चे इवन डिलीवरी होने के बाद ही इतने शैतानी होते हैं कि वो, या फिर हमें कह नॉटी हो सकते हैं कि वो खुद से ही खींच लेते हैं। जैसे ही उनका टमी पे अम्बिलिकस पे हाथ पड़ा, खींच लेते हैं। इवन मैंने खुद ऐसे बेबीज़ देखे हैं हॉस्पिटल में। तो उस केस में आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? तो वहाँ पर ना तो आपको ब्लीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो क्लीन स्टेराइल गॉजेस से ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि घर में आप हैं, मान लीजिए आपके घर में है, आपके बच्चे को, आपको लगता है कि ड्राइनेस हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड के वहाँ पे, तब आप क्या करेंगे? CHO में आपको आता है क्वेश्चन। ऐसे केस में आपको वहाँ पर क्या करना है? ओनली आप कोकोनट ऑयल है जो यूज़ कर सकते हैं, बाकी अदर चीज़ें ना तो कोई मेडिसिन लगाएं ना एंटीबायोटिक अप्लाई करें, वो अपने आप जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल डाउन होगी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच बस करना है। नेक्स्ट एंड गोल्डन क्वेश्चन है नर्सिंग का, हर एक एग्जाम में आता है। गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट, सभी गुड अटैचमेंट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के किसी एक को छोड़कर। बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच ब्रेस्ट, या फिर मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन सब हैं किसी एक को छोड़कर। गुड अटैचमेंट साइन में फर्स्ट आता है कि बेबीज माउथ वाइडली ओपन, बेबी अपना मुंह वाइडली ओपन करेगा। लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, जो लोअर लिप पे बाहर की तरफ रहेगा। बेबी का चिन माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा। एरियोला सबसे मेजर, जो सबसे ज़्यादा पार्ट होगा एरियोला का, बेबी के माउथ में होगा। तो ये क्या है? गुड अटैचमेंट साइन होगा। बेस्ड ऑन ऑप्शन आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है तो आप मार्क करेंगे लोअर लिप टर्न इनवर्ड। लोअर लिप पे बाहर की तरफ होगा, ना कि अंदर की तरफ। यहाँ पे इनवर्ड कहा है कि अंदर की तरफ होगा, लेकिन गुड अटैचमेंट साइन में ब्रेस्ट फीडिंग में जो लोअर लिप होता है बाहर की तरफ होगा। ये देखिए गुड अटैचमेंट साइन में नोज़ क्लोज रहेगी, सकिंग पैटर्न अच्छा होगा। फिर यहाँ पर बेबी का लार्ज माउथ है जो ओपन होगा, बेबी की जो चिन है ब्रेस्ट को टच करेगी। फिर यहाँ पर जब बेबी फीडिंग फिनिश करेगा तो अपने से ही ब्रेस्ट को छोड़ देगा। पेन फ्री फीडिंग करवा पाएंगे आप, कि ऐसा नहीं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है। तो यहाँ पर एक पेन फ्री आप क्या करेंगे? फीडिंग करवा सकते हैं। तो गुड अटैचमेंट साइन में मेन यही है कि बेबी का मुंह वाइडली ओपन होगा, लोअर लिप आउटवर्ड होगा, बेबी का चिन टच करेगा ब्रेस्ट को, बेबी का मुंह ज़्यादा एरियोला बेबी के मुंह में रहेगा। आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज्ड इन सेम साइकिल इज नोन एज। कुछ रेयर केस में ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे जब आपके पीरियड्स आए तो उस टाइम पर 2 ओवम रिलीज हो गए, लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन एक ही बार में हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन, या फिर फीटस अकार्डियाकस, या फिर फीटस पेपरिकेकस। तो ये क्या कहलाएगा कि जब 2 डिफरेंट ओवम एक ही साइकिल में रिलीज होते हैं लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन एक ही बार में हो जाए तो वो कहलाएगा क्या? सुपरफिकेंडेशन। क्या कहलाएगा? सुपरफिकेंडेशन। ये देखिए यहाँ पर। फिर आता है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवम इन डिफरेंट साइकिल। तो यहाँ पर जो सुपरफिकेंडेशन है, सुपरफिकेंडेशन में क्या होगा कि जो 2 ओवम है यहाँ पर एक ही साइकिल में रिलीज हुए, उनका फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन फिटेशन है, सुपरफिटेशन में ऐसा नहीं होगा। 2 अलग अलग साइकिल में यहाँ पर कहा है कि फर्स्ट मंथ पीरियड आए, ओवम रिलीज हुआ, आपने इंटरकोर्स किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इवन आपको पता भी नहीं चला। दूसरा टाइम आपका पीरियड्स आता है, आपने सेक्स किया,
आपका जो ओवम रिलीज हुआ उसका भी फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 2 हो गए यहाँ पे। तो जब यहाँ पे सुपरफिटेशन के केस में जो बेबी होते हैं उनमें इस तरीके से गैप हो गए, 4 वीक का गैप होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट साइकिल में ओवम रिलीज हुए, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 अलग अलग उसमें डिफरेंट साइकिल में, तो यहाँ पर एज भी इस तरीके से होगी। क्लियर है? आपको याद रखना है कि सुपर फीकंडेशन में एक ही साइकिल में 2 ओवम रिलीज होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो बेबी की जो एज होगी, जेस्टेशनल पीरियड होगा बच्चों का, वो दोनों सेम होगा। लेकिन सुपरफिटेशन में ऐसा नहीं होगा, एटलीस्ट 4 वीक तक का गैप रहेगा ही, क्योंकि एक साइकिल में एक ही ओवम रिलीज हुआ, लेकिन 2 अलग अलग टाइम में आपने सेक्स किया तो फर्टिलाइजेशन होगा जब, तो वो क्या कहलाएगा? सुपरफिटेशन। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हेन साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वल्वा, या फिर कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब यहाँ पे होगा कि जब लोकेट आउटसाइड द वल्वा, जब कॉर्ड क्या हो? वल्वा के बाहर दिख रही हो तब। क्लिनिकल टाइप होते हैं यहाँ पर। ओवर कॉर्ड में क्या होगा? लाइज इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वल्वा, जब यहाँ पर मेम्ब्रेन रप्चर हुई हो तब। फिर दूसरा है यहाँ पर कॉर्ड प्रेजेंटेशन, जो कि आपको यहाँ पर कहा है। फिर आता है कॉर्ड प्रोलैप्स, तो प्रोलैप्स में तो पूरी बाहर ही आ जाएगी, वन रप्चर्ड मेम्ब्रेन के साथ में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कम्प्लीटली। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब कब क्लोज हो जाती है? ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, बाय 11th डे, या फिर बाय 4th to 5th डे। तो आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने पढ़ा है, आपने क्वेश्चन यही पढ़ा है कि फॉलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एनटीडी होता है। तो कंसीव करने के पहले से ही डॉक्टर क्या कहते हैं कि फॉलिक एसिड की टैबलेट लीजिए। अब यहाँ पे न्यूरल ट्यूब क्लोज कब हो जाती है? तो ये होती है 4th to 5th डे में। कब? 4थे से 5वें दिन में। इसीलिए जब फर्टिलाइजेशन होता है उसी टाइम के पहले ही या फिर कंसीव करने के पहले ही फॉलिक एसिड को स्टार्ट करवा दिया जाता है। क्लियर? तो इसीलिए न्यूरल ट्यूब क्लोज कब होती है? 4 से 5 दिन में ही, 4th to 5th डे में। नेक्स्ट वन इज द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन इज फीजिबल एक्सेप्ट। तो सभी केस में आप एंटीनेटल डायग्नोसिस के थ्रू पता कर सकते हैं कि जो अपकमिंग बेबी होने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी एक को छोड़कर। हंटिंगटन्स कोरिया, डाउन सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एनेन्सेफेली, सब केस में आप एंटीनेटल डायग्नोस के थ्रू पता कर सकते हैं कि जो होने वाला बच्चा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डाउन सिंड्रोम में आप पता कर सकते हैं जब जो एनोमली स्कैनिंग होती है उस टाइम पे पता चल जाएगा आपको, डॉपलर स्कैनिंग में पता चल जाएगा, हंटिंगटन कोरिया का भी पता चल जाएगा, एनेन्सेफेली का भी आपको पता चल जाएगा। जो क्या होती है जब स्कैनिंग की जाती है, इसको हम एनोमली स्कैनिंग कहेंगे, उस टाइम पे सब चीज़ें पता की जा सकती हैं। लेकिन जिस चीज़ का पता नहीं चलेगा वो होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बाकी आप सब चीज़ों को पहले से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू। तो एपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स का मतलब क्या है? फर्स्ट केस ऑफ डिसीज, अफेक्टेड होस्ट, इंक्यूबेटरी पीरियड, या फिर कॉजेटिव एजेंट। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी डिसीज़ का स्टार्ट होने से लेके प्रिवेंट होने तक की पूरी स्टडी करना। इसके फादर कौन है पूछा जाता है तो है जॉन स्नो, एग्जाम में आता है जॉन स्नो। इंडेक्स का मतलब क्या होगा? एक होता है इंडेक्स और दूसरा होता है फर्स्ट केस। तो इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी डिसीज़ का पहला केस। क्या है? किसी भी डिसीज़ का पहला केस जो कि उस पॉपुलेशन में क्या किया गया है? डॉक्यूमेंट किया गया होगा नहीं, डॉक्यूमेंट किया गया है, वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज, इट्स नोन एज द इंडेक्स केस और पेशेंट जीरो। क्या है? इंडेक्स केस। इंडेक्स केस का दूसरा नाम क्या है? पेशेंट जीरो। ये आपको पूछा जा सकता है। इंडेक्स केस आया था आई थिंक एग्जाम में, जो हिमाचल प्रदेश की अमरू यूनिवर्सिटी ने CHO का पेपर कराया था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स ही था।
इंडेक्स का मतलब क्या है, किसी भी बीमारी का पहला केस जो कि डॉक्यूमेंट किया गया है वो। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन दी गई है हेल्थ की, उसमें कौन सा डायमेंशन ऐड नहीं किया गया है, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग या फिर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। WHO की डेफिनेशन याद होगी तभी आपको ये डायमेंशन याद होंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल ये इंक्लूडेड है, लेकिन ऑक्यूपेशनल इसका हिस्सा नहीं है। क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल मतलब काम धाम वाला जो है यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं वो हेल्थ डायमेंशन में इंक्लूडेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पेशेंट विथ हार्ट डिजीज। यदि किसी मरीज को हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आइडल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगी मेथड, IUCD, डायफ्राम, डेपो-प्रोवेरा या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पहली चीज़, जब भी मरीज को हार्ट डिसीज़ है तो उसको जितनी भी हार्मोनल पिल्स हैं वो अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। IUCD भी नहीं लगा सकते हैं उसको, आप उसको ओनली बैरियर मेथड के बारे में बस बता सकते हैं क्योंकि वो उसको इंटरनल किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो बेस्ट मेथड होगी वो होगी यहाँ पे डायफ्राम। डायफ्राम हो सकता है, कॉन्डोम हो सकता है, लेकिन ना तो IUCD देंगे, ना डेपो-प्रोवेरा देंगे, ना OCP देंगे, ना ही आप उसको स्टरलाइजेशन के लिए एडवाइस करेंगे। वो आप एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको एडवाइस नहीं करेंगे चीज़ें। बाकी डायफ्राम, कॉन्डोम है उसके लिए सेफ रहेंगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग, क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ NPP 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में 2000 वाली जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, रिड्यूस TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, रिड्यूसिंग IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अबव 14 ईयर ऑफ एज। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी सन 2000 की, इसमें जो फीचर्स इंक्लूड किए गए थे कि हमें TFR को कम करना है, IMR को भी कम करना है, साथ ही साथ जो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन है 14 साल की उम्र तक जो उसको फ्री करना है, लेकिन स्टेबल पॉपुलेशन जो 2045 तक वाला गोल है वो इसका हिस्सा नहीं था। क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का ये हिस्सा नहीं था। बाकी IMR घटाना था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पे फोकस किया गया था और यहाँ पर TFR को भी कम करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो नहीं था वो क्या था, अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉरी, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट सभी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसी एक को छोड़कर। प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर प्लेसेंटा प्रीविया टेस्ट है, इसको स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाएगा कि कुछ प्लेसेंटल इनसफिशियंसी या फिर फीटल टॉलरेंस क्या है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए, तो ये टेस्ट किया जाएगा। क्या है, जो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि किसी लेडी की 2 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं उनका नहीं होगा, प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है तो उनमें भी नहीं होगा, प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि ऐसे केस में आप ये करते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो डेवलप हो सकती, लेकिन जिस केस में कर सकते हैं वो होगा यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब कि बटक्स हैं जो प्रेजेंटिंग पार्ट में हो। तो यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट नहीं परफॉर्म किया जाएगा और जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो प्रीमेच्योर बर्थ की हिस्ट्री रही हो या फिर कुछ साइन हो रहे हो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया हो, वासा प्रीविया हो, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कि जो सर्विक्स की जो
जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी वीक है कि बच्चा यूट्रस में रह ही नहीं पाता, सर्वाइकल म्यूकस प्लग है क्लोज ही नहीं हो पाता, वो सर्वाइकल इनसर्कुलेज के थ्रू इसको ट्रीट किया जाएगा, स्टिच किया जाएगा। मल्टीपल जेस्टेशन है या फिर इसके पहले क्लासिक सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं तो उस केस में अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। इनमें से कौन सी वैल्यू बताएगी कि प्रेगनेंसी में जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू घटी है जिसके कारण एनीमिया है। HB 11%, HB 12%, HB 9% या फिर HB 13%। तो अकॉर्डिंग टू WHO के यदि जो वैल्यू है 9 से कम जाती है एज एन ऑप्शन के, मतलब प्रेगनेंसी में क्या है, आपको प्रेग्नेंट क्लाइंट को आपके एनीमिया है, खून की कमी है। मोर देन WHO के अकॉर्डिंग तो लेस देन 11 ग्राम पर DL में ही कंसीडर कर दिया जाता है। कितना? 11 ग्राम पर DL में। लेकिन ऑप्शन में जब आपको 11, 12, 9, 13 है तो यहाँ पर 9 का मतलब है क्या? 9 का मतलब यहाँ पे क्या है? मॉडरेट एनीमिया। क्या है? मॉडरेट एनीमिया। यदि 11 से कम है तो ये एनीमिया है। क्या है? 11 से कम है तो इसको एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन माइल्ड पूछे 9 to 10.9 के बीच की रेंज होगी, मॉडरेट 7 to 8.9 होगा, सीवियर 4 to 6.9 होगा और वेरी सीवियर जिसमें लेस देन 4 ग्राम पर DL होगा। सीवियर और वेरी सीवियर के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत भी पड़ सकती है। ये WHO के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, कई बार हम पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन है न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सरकारी अस्पतालों में जो न्यू नॉन हार्मोनल है, मतलब इनमें हार्मोन नहीं है, वो कौन सी पिल्स हैं? छाया, माला D, माला N या फिर अंतरा। तो इनमें बता दें कि 3 हार्मोनल है और एक है जो नॉन हार्मोनल है और जो गवर्नमेंट में फ्री ऑफ सप्लाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई है, तो वो आपको बतानी है। चारों जो पिल्स दी गई हैं, छाया, माला D, माला N और अंतरा। अंतरा को कहा जाता है डेपो-प्रोवेरा। अंतरा को डेपो-प्रोवेरा के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो वो भी आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जिनको यदि अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने हैं तो उनको प्रीवियस पेपर्स प्लस सीरीज अवेलेबल हैं। वो सब मटेरियल आपको मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक